हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10th और चैप्टर 4th। 5th चैप्टर हमारी बुक में है। 3 चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, तो आज चैप्टर 4th है हमारा, इसके बाद चैप्टर 5th आएगा एंड बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी 9th क्लास की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आपका? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले मैं जैसे हर बार करती हूँ, चैप्टर का नाम क्या है वो समझाती हूँ चैप्टर का, क्योंकि अगर आपको नाम नहीं का मतलब नहीं पता है ना, समझो आपको चैप्टर में कुछ नहीं आता। तो वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण को जैसे मैंने कहा है कि किसी भी वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा होता है। वैश्वीकरण को आप 2 पार्टों में बांट लो, विश्व प्लस एकीकरण। विश्व प्लस एकीकरण मतलब विश्व का क्या करना है? एकीकरण करना है। किसके द्वारा हम विश्व को आपस में जोड़ सकते हैं? 2 देशों को हम आपस में किसके द्वारा जोड़ सकते हैं? हम व्यापार के द्वारा, बाय ट्रेड। उसको ही कहते हैं वैश्वीकरण। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ, चलो, आधुनिक समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी है। विश्व की अर्थव्यवस्था के स्पर्श पर जुड़ाव को ही क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। मतलब 2 देश जब आपस में जुड़ते हैं, व्यापार किसके द्वारा? व्यापार के द्वारा ही जुड़ते हैं, तो उसको ही कहते हैं वैश्वीकरण। ये हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं फर्स्ट, इसमें जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में वो है बहुराष्ट्रीय कंपनी। आप सुनते हो ना कि एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं इंग्लिश में। बहुराष्ट्रीय कंपनी सबने नहीं सुना होगा, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी सबने सुना होगा। एमएनसी क्या होती है? यह पूरे देश में उत्पादन करती है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है, कुछ नई नई चीज़ें बनाती है। जो कंपनी एक से ज़्यादा राष्ट्र में हो, कह सकते हैं मल्टीनेशनल, मतलब कि एक से ज़्यादा राष्ट्र में हो, उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। और पूरे देश में क्या करती है? उत्पादन करती है। एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण भी करती है और स्वामित्व मतलब ऑनरशिप भी रखती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी नाम से पता चल रहा है, जो एक कंपनी एक से ज़्यादा राष्ट्र में हो, पूरे देश में उत्पादन करती है, उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित हो, और पूरे अधिक देशों में, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हो, कंट्रोल करती हो अपना, और ऑनरशिप रखती हो। अब आ जाता है विश्व के उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं। तो एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी की स्थापना के कारक कौन कौन से हैं? क्योंकि बाजार के नज़दीक है, कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध होता है। क्या होता है इसमें? कम लागत पर कम पैसे लगाकर भी कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो जहां उत्पादन के अन्य कारक आसानी से उपलब्ध हो, मतलब इजीली मिल जाते हैं। सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है कौन? मल्टीनेशनल कंपनी जो है। इसी वजह से ये इसकी स्थापना के कारक ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी लगाई जाती है, क्योंकि बाजार के नज़दीक हो जाती है, कम लागत पर कुशल और अकुशल परीक्षा में मिल जाता है, श्रम मिल जाता है, जहाँ मतलब कुल मिला के कम पैसों में ज़्यादा काम। जहाँ उत्पादन के अन्य कारक क्या होते हैं? आसानी से मिल जाते हैं। सरकारी नीतियों पर भी ये नज़र रखती है, ठीक है। और जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनके द्वारा किए गए निवेश को भी विदेशी निवेश कहते हैं। हम ये पढ़ेंगे विदेशी निवेश है क्या। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि कोई भी कंपनी दूसरे देश में अपनी फैक्ट्री लगा देती है। कोई भी एक कंपनी है जो वो दूसरे देश में जाकर अपनी फैक्ट्री लगा सकती है, इसी को हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करना। परिसंपत्ति, जैसे परिसंपत्ति भूमि हो गई, भवन, मशीन, अन्य उपकरण की खरीद में जो व्यय की गई, मतलब खर्च की गई जो पैसा है, उसको क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को ही क्या कहते हैं? हम विदेशी निवेश, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसको कहते हैं विदेशी निवेश। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो है स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती है। अब हमने कहा मल्टीनेशनल कंपनी जो है स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। तो जो ये स्थानीय कंपनी है, इनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहला फ़ायदा क्या है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है। तो यह अतिरिक्त निवेश के लिए क्या कर सकती है? धन प्रदान कर सकती है। जैसे अगर तीव्र उत्पादन करना है तो उसके लिए मशीन खरीदनी होती है, तो खरीदने के लिए वो क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, मतलब धन देती है। और दूसरा क्या है कि जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है, मतलब नई नई टेक्निक ला सकती है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है स्थानीय कंपनियों को खरीद कर अपने उत्पादन का प्रसार कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक अमेरिकन कंपनी है कारगिल फूड्स, तो वो किसको खरीद लेती है? वो परक फूड्स इंडियन कंपनी को खरीद लेती है। वो जैसे वॉलमार्ट है, वो किसको खरीद लेता है? फ्लिपकार्ट को खरीद लेता है, ठीक है। अभी क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो एक अन्य तरीके से उत्पादन को नियंत्रित करती है। जो विकसित देश होती है उनकी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो छोटे उत्पादकों को क्या देती है? उत्पादन का ऑर्डर देती है, ताकि वो
कम पैसों पर जो है अपने प्रोडक्ट बना सके और ज़्यादा कीमत पर बेच सके। जैसे एडिडास क्या करती है, जो छोटे उत्पादक को ऑर्डर देती है और उसे अपने नाम से बेचती है, ठीक है, मतलब कम पैसों में बनवाती है और अपना नाम लगाकर ज़्यादा प्राइस पर बेचती है। अमेरिका कंपनी है एक, ठीक है, फोर्ड मोटर्स, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है और यह कब हाथ में आई, 1995 में आई। ओके, अब हम बात करते हैं विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण, ठीक है। उत्पाद जो है अब के विदेश व्यापार, पहले नाम समझ लेते हैं। विदेश व्यापार मतलब कि विदेशों में भी व्यापार हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है, उत्पादक है, ठीक है, अब केवल अपने देशों के बाजार में नहीं बल्कि अन्य देशों के बाजारों में भी अपने उत्पाद बेच सकती है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं उत्पादक, ठीक है, वो केवल अब अपने देश के बाजारों में नहीं बल्कि अलग देशों के बाजारों में, विदेश में जाकर भी अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और जब जाहिर सी बात है, जब वे अलग कंट्री में जाके बेचेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने एकीकरण में क्या होते हैं, सहायक। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि जोड़ना आपस में। अब विदेश व्यापार का कुछ फायदा है, महत्व है, क्या है वो, ये जो फायदा उत्पादक के लिए है, क्यों, क्योंकि उत्पादक को बहुत से बाजार मिल जाते हैं जहाँ वे अपना उत्पाद, अपने प्रोडक्ट को बेच सके। नई नई टेक्निक मिलती है जब वे नई विदेश में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। और उपभोक्ता के लिए क्या फ़ायदा है, बाजार में ज़्यादा विकल्प हो जाते हैं। जैसे हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो 10 दुकानें मिल जाती है, तो ज़्यादा विकल्प होते हैं, चीज़ें अच्छी मिल जाती है, सस्ती भी मिलती है, श्रमिकों को रोजगार मिलता है कि वो लगा सकते हैं अलग देशों में जाके भी, ठीक है। अब आ जाता है हमारा वैश्वीकरण। जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, विश्व प्लस एकीकरण, मतलब देशों को आपस में जोड़ना, किसके द्वारा, बाय ट्रेड, व्यापार के द्वारा। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। तो डेफिनेशन समझ आ गई कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेश निवेश के कारण, मतलब कि ज़्यादा विदेश व्यापार होता है जैसे मैंने आपको बताया, और अधिक विदेश में निवेश, इन्वेस्टमेंट के कारण विभिन्न देशों के बाजार और उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाती है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों के व प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक अलग भी तरीका है। कौन सा तरीका है, कि लोगों का आवागमन, मतलब लोग आए जाए एक दूसरे के देश में, ठीक है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं, कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, मतलब नई नई टेक्निक आई है। जो नई नई टेक्निक आई है तो लोग एक दूसरे की मतलब लेते हो, किस तरह से टेक्निक, मतलब जैसे कोई टेक्निक यहाँ यूज़ हो रही है तो वहाँ भी यूज़ होती है, दूसरी कंट्री में कोई टेक्निक यूज़ होती है तो इंडिया में भी आ जाती है। तो परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति हुई है। सूचनाओं व संचार प्रौद्योगिकी का विकास, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। दूरसंचार सुविधाओं का हुआ है। तो ये सारे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक है। अब बात करते हैं व्यापार अवरोधक। एनसीईआरटी में दिया गया आपका व्यापार अवरोधक, जिसे नाम से ही पता चल रहा है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने उद्देश्य में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, मतलब आयात होनी चाहिए, यह निर्णय लेने के लिए करती है। अवरोधक क्यों कहा गया, अवरोधक इसलिए कहा गया क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश में व्यापार करना और विदेश निवेश पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगा रखा था। अब जो ये व्यापार अवरोधक था, तो देश के जो उत्पादक थे उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की, विदेशी जो कंपटीशन हो रहा है उनसे सेफ्टी के लिए इसलिए अनिवार्य माना गया कि अवरोधक सही है, कुछ नियंत्रण लगाया जाए। भारत में लेकिन 1991 में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, कि सरकार ने निश्चय किया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार आएगा, कि जब कंपटीशन होगा तभी लोग अपनी चीज़ों में सुधार ला पाएंगे अच्छी दिखाने के लिए। तो इस निर्णय को प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने समर्थन किया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब विदेश व्यापार व विदेश निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। सरकार ने कहा कि आप कंपटीशन करो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ से कंपटीशन करते हैं ना तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं, लिबरलाइजेशन। या आप पढ़ोगे उदारीकरण, कि सरकार ने क्या किया, जब अवरोध हटाए, प्रतिबंध हटाए, उसको हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण। 1980 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया। याद रखना है 1980, इसे LPG मॉडल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा LPG मॉडल क्या है, तो 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बदलाव आया। LPG मॉडल, LPG में क्या होता है, मतलब L का मतलब होता है उदारीकरण, ठीक है, और P आ जाता है निजीकरण, और G आ जाता है वैश्वीकरण। मतलब L का मतलब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, एंड P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, एंड G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ये होता है LPG। अब यहाँ LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस से मत लगा लेना, ठीक है। और यह जो मॉडल है, इस मॉडल का उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है।
पूछा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करना। ये क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जो नियम है उसको निर्धारित करता है। वर्तमान में अगर विश्व के हम देखें तो 164 देश WTO के सदस्य है। ठीक है, ये जो है भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है इसमें विकसित देश के पक्ष में काम करता है। यह सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, क्योंकि नाम ही इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि फ्री ट्रेड की सुविधा देता है। याद रखना 164 देश वर्तमान में WTO के सदस्य हैं और संगठन है जिसका उद्देश्य क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। बाद में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है? ठीक है, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिले हैं, सामान जैसे कहीं से भी ले लो, चाहे चाइना से ले लो, जापान से, कहीं से भी। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब ये है कि जोड़ना विश्व को, किसी भी दो देश को आपस में जोड़ना बाय ट्रेड। उत्कृष्ट गुणवत्ता, कम कीमत पर सामान मिलता है और जो मल्टीनेशनल कंपनी ने बाद में निवेश करना उन्हें लाभप्रद रहा है, बहुत रोजगार नहीं मिले हैं। इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनी मिली है। भारतीय कंपनी भी बहुत उससे बहुत लाभ हुआ है भारतीय कंपनी को भी। अब न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ में सबकी हिस्सेदारी हो। श्रमिक कानून जो है न्याय संगत में वैश्वीकरण में बताया गया है कि श्रमिक कानून जो है उचित कार्यान्वयन में श्रमिकों को अपने अधिकार मिलेंगे। सरकार व्यापार व निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है और WTO से समझौते भी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा है और न्याय संगत वैश्वीकरण में क्या है। तो चैप्टर हो जाता है आपका एक कंप्लीट। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें आपको वैश्वीकरण पता चलेगा। ठीक है, और जो FDI जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, WTO के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, क्योंकि जैसे WHO, WTO, FDI या फिर आप पढ़ते हो GDP, GST, ये सब इनके बारे में एक अलग से मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये आपको इन सब के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं डिटेल में उनके बारे में पता होना ही चाहिए, तो मैं अलग से टाइम मिलने पर वीडियो उनकी भी डालूंगी। आपको क्या करना है? आपको मुझे सपोर्ट करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और लाइक करने हैं, मतलब व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते, तो आपको लाइक भी करनी है और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँगी ये बताओ। कि वीडियो डालने का मन तभी करता है जब लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लगता है कि लोगों को वर्क पसंद आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी अपनी 9th and 10th क्लास की। मैं वीडियो इसलिए थोड़ा सा कम डालती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो डालने का भी। ठीक है, और नोट्स को थोड़ा बनाने का भी, क्योंकि जितने नोट्स मेरे पास थे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, थोड़े बहुत मुझे बनाने भी पड़ते हैं पर, और मैं क्या खाली ऐसे नहीं बनाती, पढ़ना पड़ता है, उसके बाद गूगल से भी देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत यूट्यूब की भी हेल्प ले लेती हूँ, उसके बाद मैं नोट्स बनाती हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए।